हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे थर्ड ईयर के एशिया के भूगोल में जलवायु के बारे में बात करने वाले हैं। एशिया महाद्वीप, जैसा कि हम जानते हैं, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका जो आकार है वो बहुत विशाल है। उत्तर से दक्षिण में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है और इसी तरह से पूर्व से पश्चिम में भी इसका विस्तार और भी ज़्यादा उत्तर से दक्षिण में जो है उससे भी कई गुना उत्तर पूर्व से पश्चिम में है इसका। इस कारण से इसमें विविधता या विषमता कहें, जलवायु में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक और गर्म स्थान होते संसार की, वो भी पाए जाते हैं यहाँ पर, और दूसरी ओर संसार के ठंडे स्थान भी यहाँ पर हैं, संसार के शुष्क स्थान भी यहाँ पे मिलते हैं, और दूसरी ओर संसार के सबसे आर्द्र स्थान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा विषमता यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जलवायु की विषमता के कारण जो वर्षा का वितरण है उसमें भी ये देखी जाती है, क्योंकि एशिया का दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और अलग अलग विद्वानों के अनुसार संसार की लगभग 50% वर्षा केवल भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपीन द्वीप समूह में ही हो जाती है। इन भागों में वर्षा का सामान्य औसत 250 सेंटीमीटर से अधिक है, जबकि एशिया के मध्य एवं दक्षिण पश्चिम वर्षा की कमी के कारण शुष्क एवं मरुस्थलीय भाग हैं। इन भागों में वर्षा का सामान्य औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। तो इस प्रकार से वर्षा को भी देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा विषमता हम देख सकते हैं। एक और साइबेरिया में जो उत्तर पूर्वी भाग है उसका, वहाँ पे वर्खोयान सबसे ज़्यादा ठंडे स्थान है संसार के। दूसरी ओर जैकोबाबाद जो पाकिस्तान के पास में है, वहाँ पर थार के मरुस्थल में संसार का सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। 55-58 डिग्री तक वहाँ पर पाया जाता है तापमान। तो इस प्रकार से तापमान, वर्षा को देखें तो आकार के कारण ही इसकी ये विषमताएँ हैं जलवायु में। तो एशिया महाद्वीप की विशालता के बारे में हम बात करें, किसका जो विषमता है एशिया महाद्वीप की, उसके पीछे कारण कौन कौन से हैं। तो पहला है एशिया महाद्वीप का विस्तार। तो एशिया महाद्वीप के अत्यंत विशाल होने के कारण इसका प्रभाव एशिया के कुछ भागों की जलवायु पर पड़ता है। विशेषकर एशिया महाद्वीप का मध्य भाग अपने निकटतम समुद्र से 3200 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो जो समुद्र से दूरी है वो भी एक कारण है विषमता के पीछे। समुद्र से जितना अधिक कोई स्थान होगा उसमें महाद्वीप की जलवायु के जो अंश हैं वो ज़्यादा पाए जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा विषमताएँ होंगी सर्दी और गर्मी के जो तापमान है उसमें। जबकि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ में ये विषमता ज़्यादा नहीं पाई जाती। तो जिसके फलस्वरूप ये समुद्री दिशाओं के समकारी प्रभावों से वंचित रह जाता है, और गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ जाता है और सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता है कि बर्फ़ तक जम जाती है। गर्मियों एवं सर्दियों की दशाओं में अत्यधिक अंतर इस प्रकार वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी तरह से जो एशिया महाद्वीप है उसमें विभिन्न पर्वतमालाएं जो संसार की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में शुमार हैं, उनमें गिनी जाती हैं, जिसमें हिमालय पर्वत हैं, आपके हिंदू कुश है, काराकोरम पर्वत है, अल्ताई, तेंचान, ये सब पामीर की गांठ से अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। तो उनका भी अपना प्रभाव है कि वो इस जलवायु की जो दशाएं हैं, जो विषमताएं हैं, जैसे हिमालय पर्वत एक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए, वो दक्षिण की ओर नहीं आ पाती केवल हिमालय के कारण। तो इस प्रकार से बहुत जगह ये पर्वतमालाएं जलवायु की दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो एशिया महाद्वीप की जलवायु पर इसके मध्य भाग में फैली हुई उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों का भी प्रभाव पड़ता है। ये पर्वत श्रेणियाँ एशिया महाद्वीप को दो भागों में बांटती हैं, उत्तर एशिया एवं दक्षिणी एशिया। उत्तर एशिया के अंतर्गत उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी एशिया का भाग सम्मिलित है जो शुष्क है, और दक्षिणी एशिया के अंतर्गत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग सम्मिलित है जो आर्द्र है। और ये विशाल पर्वत श्रेणी हिंद एवं प्रशांत महासागर की ओर से आने वाली जल भरी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से रोक देती हैं। जैसा कि हम देखते हैं, मानसूनी हवाएं जो हिंद महासागर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती हैं दक्षिणी भारत में, और जो उत्तरी भारत है उस तरफ आती है, और दूसरे जो देश है पड़ोसी, वहाँ भी मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखा जाता है। लेकिन ये हवाएं हिमालय पर्वत को पार करके दूसरी ओर नहीं जा पाती। सारी वर्षा, जो सारी नमी है अपनी, वो यहीं छोड़ देती है हिमालय के दक्षिणी भाग में ही। तो इस प्रकार ये पर्वतमालाएं उत्तर का जो भाग है हिमालय के उसको शुष्क रख देती है, और जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये जो हवाएं हैं
वो वहीं पर वर्षा कर देती है, जिसके कारण ये आर्द्र स्थान बन जाते हैं। तो यही कारण है उच्च पर्वत श्रेणियों को विशाल पर्वतीय बाधा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं हिमालय पर्वत जो एक अवरोध के रूप में खड़े हैं इस हवाओं के बीच में, और जो उत्तरी भाग है उसको बिल्कुल शुष्क बना दिया है इन्होंने। तो इसको पूर्व से पश्चिम दिशा में ये फैले हैं। जम्मू कश्मीर से हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ देश को ध्यान करते हैं तो ये बंगाल तक म्यांमार तक जाता है और वहाँ से दक्षिण की तरफ घूम जाते हैं। तो एशिया की मानसूनी हवाएं इन विशाल पर्वत श्रेणियों से ही टकराकर एशिया के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में वर्षा कर देती है, और इस प्रकार एशिया का ये भाग संसार का सबसे आर्द्र स्थान या सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन जाता है। और एशिया की यह मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियाँ एशिया की वर्षा के अलावा तापमान के वितरण को भी प्रभावित करती हैं। ये उच्च पर्वत श्रेणियाँ एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग से आने वाली ध्रुवीय एवं बर्फीली हवाओं को भी रोकती हैं। खाली ये जो आर्द्र हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, उनको उत्तर से जाने से नहीं रोकती, जो उत्तर की ओर से बर्फीली जो हवाएं होती हैं शीतकाल के समय, उनको भी ये रोक देती है, जिसका प्रभाव जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके ऊपर नहीं पड़ पाता। तो इस प्रकार से ये पर्वतमालाएं बहुत ज़्यादा इनका महत्व रहता है और ये प्रभावित करती हैं। ये उच्च पर्वत श्रेणियाँ एशिया के उत्तर पश्चिम भाग से आने वाली ध्रुवीय एवं बर्फीली हवाओं को दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवेश करने से रोकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी भागों में तापमान इतना अधिक गिरने नहीं पाता जितना उत्तरी भाग में गिर जाता है। यही कारण है कि भारत तथा पाकिस्तान में सर्दियों में बर्फ़ नहीं जम पाती, जबकि एशिया के उत्तरी भागों में बर्फ़ जम जाती है। और ये पर्वत श्रेणियाँ दक्षिणी भागों में उच्च तापमान बनाए रखने में भी सहायता करती है, तथा दूसरी और ये दक्षिण की ओर से चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनको रोक देती है, जिसके फलस्वरूप उत्तरी भाग सर्दियों में अधिक तापमान प्राप्त नहीं कर पाता और अधिक ठंडा हो जाता है। तो अत्यधिक ठंड के कारण एशिया के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर जम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी स्थलखंड और भी अधिक ठंडे हो जाते हैं, और इसी कारण से उत्तर एशिया का उत्तरी भाग अत्यधिक ठंडा होने के कारण विश्व का शीत ध्रुव कहलाता है। तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो विषमता के मुख्य कारक हैं, वो थे, जिसमें से हिमालय पर्वत जो ये एक अवरोध के रूप में खड़ा है, और उसके समान ही दूसरी पर्वतमालाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, वो एक अवरोध का कार्य करते हैं। और दूसरा जो इसका विस्तार है, समुद्र से जो दूरी है, जिसके कारण जो आंतरिक भाग है वो शुष्कता में घिरे रहते हैं, तो वो भी एक कारण है। अब जो एशिया महाद्वीप के मुख्य ऋतुएं हैं उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है मुख्य ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में दशाएं किस प्रकार की रहती है मौसम की, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु अप्रैल माह से प्रारंभ होती है, क्योंकि मार्च के बाद सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंब रूप में पड़ती हैं, और इससे एशिया महाद्वीप के समस्त स्थलखंड पर तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है। एशिया का उत्तरी ध्रुव जो वर्ष के अधिकतर समय में बर्फ से ढका रहता है, इस ऋतु में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त करता है, और 26 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रेखा जो है एशिया के मध्य भाग से गुजरती है। एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग अत्यंत गर्म हो जाता है, और इस भाग में सामान्य तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग मिलता है। और विशेषकर अरब का मध्य भाग, इराक का मध्य एवं पश्चिम भाग, भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पाकिस्तान का पूर्वी भाग इस समय अत्यधिक गर्म हो जाता है, जो हम महसूस करते हैं क्योंकि हम दक्षिणी भाग में रहते हैं। और हम दक्षिणी भाग में भी हिमालय के कहाँ रहते हैं, राजस्थान के भाग में, जो थार का मरुस्थल बिल्कुल पास से उससे जुड़ा है, वहाँ पर अत्यधिक तापमान हम महसूस करते हैं हर गर्मियों में। तो तापमान 45 डिग्री के आसपास यहाँ पहुँच जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस समय पाकिस्तान में स्थित जैकोबाबाद नगर तथा इसके आसपास का भाग सबसे अधिक गर्म हो जाता है, जिसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पाया जाता है। और सामान्यतः इस ऋतु में एशिया के अधिकांश भागों में औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ये सारा इन पर्वतमालाओं के दक्षिण का भाग है, जो पाकिस्तान से लेकर अरब से लेकर और भारत तक फैला है। और वायुदाब की दशाओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप
मध्य एशिया के उच्च दाब क्षेत्र धीरे धीरे निम्न दाब के क्षेत्र में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं। और जून माह में जब एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी भाग अत्यधिक तापमान के कारण भीषण गर्मी प्राप्त करता है तो यहाँ पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और उस वायुदाब के क्षेत्र को, जो न्यून वायुदाब का क्षेत्र स्थापित होता है, उसको भरने के लिए हवाएं चलती हैं सागरीय भाग से, जो कि हिंद महासागर है, वहाँ से हवाएं चलती हैं, और जो स्थल भाग है यहाँ पर फिर मानसूनी हवाओं का विस्तार हो जाता है। और ठीक इसी समय एशिया के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर पर उच्च दाब स्थापित हो जाता है, जहाँ लगभग 1015 मिलीबार होता है, जबकि स्थल भाग है जो गर्म हो जाता है, यहाँ पे 995 मिलीबार पाया जाता है। तो इस प्रकार वायुदाब में अंतर के कारण उच्च वायुदाब से वायु निम्न वायुदाब की तरफ, हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती हैं और इस पूरे क्षेत्र में वर्षा लाती है। और एशिया के उत्तरी भाग में स्थित आर्कटिक महासागर पर भी उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित इस समय रहता है। और वायु की दिशा की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में ऊंची तापमान एवं भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न जो मध्य एशिया एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र हैं, वहाँ हवाएं गर्म एवं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, नीचे न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और इसकी पूर्ति के लिए जहाँ वहाँ वात बन गया है, वैक्यूम हो गया है, उसको पूरा करने के लिए हवाएं जहाँ पे हवा ज़्यादा है, जो कि उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में, वहाँ से चलती हैं और उसको भरती हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती है। और इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय स्थल के निम्न दाब के केंद्रों की ओर सामुद्रिक उच्च दाब केंद्रों की ओर सामुद्रिक उच्च दाब केंद्रों से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और इस समय दो हवाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रथम दक्षिणी एशिया से चलने वाली, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, और दूसरा है हिंद महासागर की ओर से चलने वाली हवाएं। दूसरी पूर्वी एशिया से चलने वाली हवाएं, जिन्हें दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं, यह सामान्यतः प्रशांत महासागर की ओर से चलती है। चूँकि ये हवाएं मौसम के अनुसार चलती हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसूनी हवाएं साल में अपना मार्ग बदलती रहती है, एक बार ये लौटती हैं, एक बार स्थल भाग की तरफ जाती हैं और एक बार सागरी भाग की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार अपना क्रम बदलती रहती हैं। अब वर्षाकालीन दशा जो ग्रीष्म काल में रहती है उसकी बात करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की वायु की दिशा के अंतर्गत अध्ययन कई करे हुए हैं, जिसमें इस ऋतु में चलने वाली हवाओं की जो दिशा है जल से स्थल अथवा समुद्र से महाद्वीप की ओर होती है। अतः ये हवाएं जल से भरी होती हैं और इन्हीं के कारण यहाँ एशिया में होने वाली वर्षा का लगभग 85% भाग प्राप्त होता है। और एशिया में प्रवेश करने के बाद ये मानसूनी जो उच्च पर्वत हवाएं हैं, उच्च पर्वत श्रेणियों से टकराकर अत्यधिक वर्षा कर देती हैं। और भारत के मेघालय के पर्वतीय भागों में स्थित मौसिनराम संसार का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र इस प्रकार बन जाता है। उसकी खुद की जो स्थलाकृति है वो भी इस तरह की है कि तीन और पर्वतों से घिरे होने के कारण मानसूनी हवा दूसरी ओर नहीं जा पाती और वहीं सारा नमी को छोड़ देती है, जो 1100 सेंटीमीटर के करीब वहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो दक्षिण पूर्वी चीन, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार तथा भारत का पश्चिमी घाट, बंगाल एवं असम प्रांत सामान्यतः 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। एशिया का यह भाग ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा भी वर्षा प्राप्त करता है, जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात तूफान के रूप में आते हैं और घनघोर वर्षा भी करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का समुद्र तटीय भाग इन चक्रवातों से ग्रीष्म एवं पतझड़ ऋतुओं में वर्षा प्राप्त करता है। और एशिया के मध्य भाग में स्थित उच्च पर्वत श्रेणियाँ इन आर्द्र हवाओं को रोक देती है, इसलिए एशिया का मध्य एवं दक्षिण पश्चिमी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है और यहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम रह जाती है। तो इस प्रकार एशिया के मध्य भाग में जो उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं इन हवाओं को रोक देती हैं, इसलिए एशिया का मध्य और दक्षिण पश्चिमी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। अब शीत ऋतु की बात करें, ये एशिया में थार का मरुस्थल का एक चित्र है, जिसमें हम देख सकते हैं थार का मरुस्थल से हम भली भांति परिचित है, किस प्रकार तापमान होता है, किस प्रकार जल की बिल्कुल कमी हो जाती है और लोगों को परेशानियाँ किस प्रकार से होती हैं। इसके बाद आते हैं शीत ऋतु।
शीत ऋतु में किस प्रकार की दशाएं रहती है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तापमान। एशिया महाद्वीप में सामान्यतः शीत ऋतु अक्टूबर माह से प्रारंभ होती है, क्योंकि सितंबर माह के पश्चात सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर जाना शुरू कर देती हैं। तो दिसंबर माह में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इससे एशिया महाद्वीप का उत्तरी एवं मध्य भाग सूर्य की किरणों से लगभग वंचित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एशिया के ये भाग अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एशिया का मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों के कारण समुद्री हवाएं इस भाग तक नहीं पहुंच पाती। बार बार ये आ रहा है, इसको ध्यान रखना है। जो उच्च पर्वत श्रेणी है मध्यवर्ती भाग में, वो किस प्रकार इस पूरी एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करती है। तो समुद्री हवाएं भी वो आगे तक नहीं जा पाती, उनको ये रोक देती हैं। उत्तरी ध्रुव से चलने वाली ठंडी एवं बर्फीली हवाएं एशिया के इस उत्तरी एवं मध्य भाग को और भी अधिक ठंडा कर देती हैं, जिससे इन भागों में तापमान और भी गिर जाता है। जनवरी माह में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा अनातोलिया पठार के उत्तरी भाग से लेकर ईरान में होती हुई हिमालय पर्वत श्रेणियों के सहारे यह चीन के मध्य भाग तक जाती है और जापान तक भी चली जाती है। इस समय इस रेखा के उत्तर में स्थित एशिया का समस्त भूखंड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और तापमान हिमांक से भी नीचे गिर जाता है। साइबेरिया के उत्तरी भाग से में -50 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा गुजरती है। ये उत्तर पूर्वी साइबेरिया का एक स्थान है रूस में, इसका बिलीनोवा जगह है, वहाँ पर यह है जो सबसे ज़्यादा ठंडा ये स्थान है। और साइबेरिया के उत्तरी भाग जिसमें -50 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा गुजरती है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में इस समय तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह भाग भूमध्य रेखा के निकट है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप समूह से होकर गुजरती है। पर्वतीय भागों पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। जो भी स्थान ऊंचाई पर है वहाँ पर्वतीय भाग हैं और वहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है, तो वो अलग कारक है। लेकिन जो भूमध्य रेखा के आसपास है वहाँ तापमान, जो आर्कटिक क्षेत्र हैं जो आर्कटिक सागर के पास में हैं या एशिया के उत्तरी भाग है, उनकी तुलना में वहाँ तापमान कम पाया जाता है। वायुदाब की दिशा को देखें तो शीत ऋतु प्रारंभ होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान गिरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण एशिया के निम्न दाब क्षेत्र धीरे धीरे उच्च दाब क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं। और जनवरी माह में जब एशिया में अत्यधिक कठोर सर्दी पड़ती है तो एशिया का मध्य भाग उच्च दाब क्षेत्र का केंद्र बन जाता है, और जहां सबसे अधिक उच्च दाब लगभग 1036 मिलीबार पाया जाता है। इसकी संभार रेखाओं की बनावट अंडाकार होती है, जिसके बाहर के भाग में क्रमशः वायुदाब कम होता जाता है, और इससे एशिया महाद्वीप के इस मध्य भाग में प्रति चक्रवातों की भी उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी समय हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित होता है, जहां वायुदाब लगभग 1012 मिलीबार होता है। तो इस समय जो वायु की दिशाएं रहती हैं वो कहाँ से रहती हैं? उच्च वायुदाब चूँकि स्थल भाग पर है शीतकाल में, तो वायु की दिशा रहेगी स्थल भाग से सागरीय भाग की ओर। तो वायु की दिशाएं की बात करें तो शीत ऋतु में कठोर सर्दी में निम्न तापमान होने के कारण एशिया के मध्य भाग में मंगोलिया के पास गोबी के मरुस्थल के ऊपर ठंडी उच्च वायुदाब की हवाओं का समूह केंद्रीभूत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस उच्च वायुदाब केंद्र से समुद्री निम्न दाब केंद्र की ओर हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं या शुरू कर देती हैं। इन हवाओं की दिशाएं जल से स्थल से जल की ओर अथवा महाद्वीपीय स्थलखंड से समुद्र की ओर होती है। ये हवाएं स्थल से चलती हैं, इसलिए अत्यधिक ठंडी होती हैं। इन हवाओं में नमी की कमी के कारण शुष्कता होती है। तो सामान्यतः शरतकालीन मानसूनी जो हवाएं हैं अत्यंत ठंडी और शुष्क होने के कारण हवाएं जब भी प्रवेश करती है तापमान को गिरा देती हैं। जहाँ से भी ठंडी हवाएं आती हैं तो मार्ग में पड़ने वाले स्थानों के तापमान अत्यधिक कम कर देती हैं और वहाँ बर्फ जम जाती है। मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों को ये हवाएं पार नहीं कर पाती, इसलिए भारत तथा पाकिस्तान में तापमान इतना नहीं गिरता, जबकि चीन में गिर जाता है। और सामान्यतः शरतकालीन मानसूनी हवाएं 2 दिशाओं में चलती हैं, जिन्हें उत्तर पश्चिमी मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से पुकारते हैं। अब वर्षा एवं शरतकालीन मानसून की बात करें तो हम शीत ऋतु में वायु की दिशाओं का अध्ययन कर चुके हैं।
इस ऋतु में हवाएं ठंडी एवं सामान्य रूप से स्थल से जल की ओर चलती हैं। इसलिए शरतकालीन मानसूनी हवाएं ठंडी एवं शुष्क होती हैं। अतः इन हवाओं के द्वारा वर्षा प्राप्त होने की संभावना बहुत न के बराबर रहती है और यही कारण है कि एशिया का अधिकांश भाग इस ऋतु में शुष्क रहता है। इस ऋतु में एशिया महाद्वीप में बहुत कम वर्षा होती है। ये शुष्क हवाएं समुद्र को पार करके कुछ नमी ग्रहण कर लेती हैं और जब पुनः स्थलखंड में प्रवेश करती हैं तो समुद्र तटीय पहाड़ों पर प्रवेश कर वर्षा कर देती हैं। इस प्रकार दक्षिणी चीन तट, जापान तट, वियतनाम तट, फिलीपीन द्वीप समूह, श्रीलंका तथा भारत का दक्षिण पूर्वी तट में वर्षा हो जाती है, जिसका औसत लगभग 75 सेंटीमीटर तक ही रहता है। इसके अलावा जो कुछ हवाएं, जो पछुआ हवाएं हैं जो फारस की खाड़ी से और भूमध्य सागर से आती हैं, तो वे भी जो भारत का दक्षिण जो उत्तरी भाग है, जो पाकिस्तान का भाग है, वहाँ से आती हुई ये वर्षा कर देती हैं, क्योंकि वो इन जलीय क्षेत्रों से जो भूमध्य सागर है, फारस की खाड़ी है, यहाँ से जो नमी लेके आती हैं उसको वर्षा के रूप में यहाँ छोड़ती हैं। तो इस प्रकार जो सर्दियों की वर्षा है भारत की और भारत की जो पड़ोसी देश है उनमें ये होती है, हिमालय के दक्षिण में ही रहती है, ऊपर उत्तरी भाग में नहीं जा पाती, जिसे हम हमारे भारत में मावट के नाम से भी जानते हैं। तो 75 सेंटीमीटर होता है इसकी वर्षा का। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा इजराइल, जो चक्रवात हैं शीतोष्ण कटिबंध में, वो कहाँ कहाँ प्रभावित करते हैं? इजराइल, लेबनान, टर्की, सीरिया तथा जॉर्डन में भी हो जाती है, जिसका औसत लगभग 50 सेंटीमीटर। इन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है और इसी ऋतु में उत्तर पश्चिमी साइबेरिया का कुछ भाग हवाओं की पेटी में उत्पन्न चक्रवातों द्वारा बर्फ़ के रूप में वर्षा करता है। इन सभी उपयुक्त भागों के अलावा एशिया का समस्त स्तर भाग शुष्क एवं वर्षा से वंचित रहता है। तो शीतकाल की बात करें तो कुछ जो हवाएं हैं, जो पछुआ हवाएं हैं या जो तटीय क्षेत्रों से आने वाली हवाएं हैं, उनके कारण ही थोड़ी बहुत वर्षा शीतकाल में होती है, या चक्रवात हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में बनते हैं उनके कारण ये होती है, अन्यथा अधिकांश भाग शुष्क रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एशिया के जो जलवायु भाग है उनके बारे में चर्चा करेंगे।